युति है, ये चुनाव के लिए युति है कि 22 विधायक शिवसेना का बीजेपी फोड़ना चाहती है। बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के संपर्क में है। आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे जी को भी खत्म कर देगी। 20 वर्ष पहले शरद पवार सेंटर पॉइंट थे। आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के राजनीति के सेंटर पॉइंट है। धोखा तो 2019 में उद्धव जी ने दिया, बंद कमरे में बोलकर। शरद पवार जी के साथ बैठकर उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई और मुख्यमंत्री बने। तो धोखेबाज आदमी अगर धोखे की बात करता है तो आश्चर्य की बात है। आज लगभग 1 महीना हुआ है मतदार यादी प्रसिद्ध होने के बाद मनसे का कोई आवाज़ मैंने सुना नहीं। आपने सुना? यह वाद स्वार्थ के लिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने निर्माण किया हुआ वाद है। भाषा के ऊपर, धर्म के ऊपर राजनीति करने वाले पार्टी को मिलेगा। उनकी जो हालत विधानसभा में हुई, उससे बुरी हालत इस महापालिका में होगी। अगर आप रोहिंग्या होते तो आपको 10,000 फुट का स्टूडियो बांधकर असलम शेख देते। मुंबई को बांग्लादेश से मुक्त करने के लिए उनका अभियान 1 साल चलने वाला है। महायुति का महापौर होगा। 150 से ज़्यादा सीट तो महायुति की आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद पांडे, आप देख रहे हैं रियल खबर। आज की बड़ी सुर्खियां, जिस तरह से कल रात देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी में गुप्तांग हुई, उससे बातचीत करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता भालचंद्र सिरसा जी मेरे साथ में हैं। नगर सेवक रहे हैं, काफ़ी लंबा समय का अनुभव है इनके साथ में। और मैं आज इनसे नमस्कार सर, आप मेरे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियाँ बढ़ी हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं अधिवेशन में वह सुलझता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप? मौसम तो चेंज होते ही रहता है। मौसम में बदलाव होता है, कभी बरसात, कभी गर्मियाँ, कभी ठंडी। अब निसर्ग का मौसम ठंडा है, लेकिन राजनीति में गर्मियाँ है और ये स्वाभाविक है। जिस तरह से कल रात में देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे की 1.5 घंटा नागपुर में गुफ्तगू चली और एकांत में चली, उसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से वार प्रतिवार हो रहे थे, अब कहीं न कहीं सुलझते नजर आ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर मिलते हैं तो वो गुफ्तगू नहीं होती है, स्वाभाविक चर्चा होती है। राज्य को चलाना है, राज्य का शासन चलाना है, राज्य के प्रश्न है। अधिवेशन शुरू है विधिमंडल का, इस अधिवेशन में आने वाले प्रश्न है, विरोधकों की भूमिका है, राज्य का पूरा राजकारण। इसके लिए चर्चा और संवाद करना यह भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता के अनुसार कल उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी की चर्चा हुई। चर्चा में बहुत सारे मुद्दे हल भी हुए। ये जरूरी नहीं कि 2 पार्टियों में जो खिंचाव आपको लग रहा है उसके कारण ही ये चर्चा हुई। जैसा आप देखें कि कुछ दिन पहले लोग अलग अलग बयान दे रहे थे, देवेंद्र जी के अलग बयान आ रहे थे, एकनाथ शिंदे के बयान अलग आ रहे थे, उनके मंत्री अलग बयान दे रहे थे, उनके प्रवक्ता अलग बयान दे रहे थे। अब इन सारे विषयों को लेकर के ठंडी का मौसम है, तो कहीं न कहीं सिमटता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, शिवसेना एक अलग पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी अलग पार्टी है। हर पार्टी के कार्यकर्ता को, हर पार्टी के नेता को ये अधिकार है अपने पार्टी को बढ़ाए, हर क्षेत्र में बढ़ाए। युति है, ये चुनाव के लिए युति है। इसका मतलब नहीं कि युति है तो जो अपना मित्र पक्ष है उसके क्षेत्र में काम ही नहीं करना, संगठन को बंद करके रखना। चाहे युति का सांसद, चाहे युति का विधायक एक पार्टी का हो, दूसरी पार्टियां भी काम करती है, अपने पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करती है। उसके लिए कोई लोगों को आपको ज़रूरत पड़ती है, वैसा लेते हैं, पद देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो कड़वाहट मिट गई? नहीं, कोई ऐसी आग नहीं थी, कोई समेट की बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो सबसे पहले नारा दिया 100% भाजपा। अब 100% भाजपा करने के बाद भी हम युति में है। युति में है इसके मतलब 100% भाजपा हमने छोड़ दिया ऐसा नहीं है। तो 100% भाजपा, भाजपा का नारा है। भले अन्य पार्टियों ने यह नारा नहीं दिया है, लेकिन वो प्रयास तो यही करते हैं। चाहे खत्म होने वाली पार्टी में से
कोई पार्टी आए, शेतकरी कामगार पक्ष हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो या छोटी मोटी अन्य पार्टियां हो, वो भी ये सोचती है 100% हम महाराष्ट्र में हो। हम वही प्रयत्न करते हैं, शिवसेना वही प्रयत्न करती है, राष्ट्रवादी वही प्रयत्न करती है। इस प्रयत्नों के कारण कहीं ना कहीं संघर्ष हुआ ऐसा चित्र निर्माण किया जाता है, लेकिन यह संघर्ष अपने पार्टी को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए होता है, किसी के साथ लड़के झगड़ के तोड़ने के लिए नहीं है। हम युति में हैं, युति में रहेंगे, एक साथ रहेंगे। सर, जिस तरह से आदित्य ठाकरे का बयान आया था कुछ दिन पहले कि 22 विधायक शिवसेना का बीजेपी फोड़ना चाहती है, बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के संपर्क में है, आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे जी को भी खत्म कर देगी। एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के संपर्क में है और इसके कारण 40 विधायक लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। आज उसका नाम भी मालूम नहीं, उबाटा गठ बोलते हैं। तो इस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी के संपर्क में आज अनिल परब भी है, विजय वडेट्टीवार भी है। हर विधायक मुख्यमंत्री के संपर्क में तो होता ही है। अनिल परब आएंगे, अनिल परब आ जाएंगे, पता नहीं, बड़ा खुलासा है। उनको विरोधी पक्ष नेता पद के लिए जो आशा है, उनको विरोधी पक्ष नेता बनना है। उसी के साथ साथ भास्कर जाधव को नहीं बनाओ ऐसा कुछ चालू है और विजय वडेट्टीवार को बनाना ऐसा मैंने कल टीवी पे देखा। तो हर कोई मुख्यमंत्री के साधारणतः महाराष्ट्र के राजनीति में 20 वर्ष पहले शरद पवार सेंटर पॉइंट थे। सब राजनीति उनके अगल बगल में घूमती थी। आज देवेंद्र फडणवीस, देवा भाऊ महाराष्ट्र के राजनीति के सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु है। चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य उसको कहते हैं जो चंद्रगुप्त को बनाता है। ये तो खुद चाणक्य और चंद्रगुप्त है। ये खुद चाणक्य नीति का उपयोग करके एक यशस्वी चंद्रगुप्त है। अभी उनका भी चाणक्य है, मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन है। जिस तरह से अगर उद्धव ठाकरे का बयान सुने होंगे आप, कई बार कहते हैं कि बीजेपी जो है धोखेबाज पार्टी है, धोखा देती है। धोखा तो 2019 में उद्धव जी ने दिया, बंद कमरे में बोलकर। अब बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ और उन्होंने क्या बोला और जो किसी ने माना ही नहीं। उसके पश्चात भी अगर उनको मुख्यमंत्री बनना था तो कम से कम देवेंद्र फडणवीस जी का फोन तो उठाना चाहिए था, बताना चाहिए था बंद कमरे में ये हुआ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ और मुझे ये मंजूर नहीं कि आप मुख्यमंत्री बने। किसी से चर्चा तो करनी चाहिए थी। किसी से भी चर्चा न करते हुए सिर्फ 56 सीट के बाद अपने को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, यह दृढ़ विश्वास के साथ शरद पवार जी के साथ बैठकर उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाई और मुख्यमंत्री बने। तो धोखेबाज आदमी अगर धोखे की बात करता है तो ये आश्चर्य की बात है। मेरे साथ में धोखा हुआ, पीठ पीछे मेरे छुरे चलाए गए। अब एकनाथ शिंदे, उनके साथ में भी ऐसा ही हो रहा है, ऐसा संजय राउत भी कहते हैं। संजय राउत धोखेबाज पार्टी का प्रवक्ता है, तो निश्चित रूप से धोखे के बारे में बोलने का उनका अनुभव है। एकनाथ शिंदे जी जब शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ को छोड़कर आए, उसके पूर्व उनको उनके साथ जो व्यवहार होता था उसका पूरा दौरा अलग अलग लोगों ने दिया है। संजय राउत का एक बड़ा आरोप है कि जो नगर पंचायत चुनाव हुए उस चुनाव में पैसे बांटे गए, एकनाथ शिंदे की गाड़ियों में पैसे मिले, कैसे देखते हैं? चुनाव में पैसे बांटे गए, पैसे बांटना ये कांग्रेस की नीति, आज शिवसेना उनके साथ आने के बाद उनकी नीति है। पैसे बांटकर वोट खरीदे जा सकते हैं, इस पे मेरा विश्वास नहीं है। भारत की जो लोकशाही है सुदृढ़ है। भले मतदार पढ़ा लिखा ना हो, कम समझ हो, लेकिन यह समझता है इस देश का भविष्य और नागरिकों का भविष्य कौन सी पार्टी
कब किसको मतदान करना चाहिए। 1999 में 99 में लोकसभा और विधानसभा का एक साथ मतदान हुआ, लेकिन एक साथ मतदान होने के बावजूद लोकसभा में जिस पार्टी को वोट मिले थे उसी पार्टी को विधानसभा में 8% वोट्स कम मिले। मतलब 8% वोटर्स ने विधानसभा में किसी और को मतदान किया, लोकसभा में किसी और को मतदान किया। सुबुद्ध नागरिक है, प्रगल्भ लोकशाही है, कोई इसमें पैसे से खरीदी जा सकती है। जिस तरह से आप देखेंगे तो आपस में चल रहा है, वह अजीत दादा भी आपके साथ में हैं, लेकिन नवाब मलिक को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं। भाजपा के कई नेता, कई मंत्री कहे कि हम मुस्लिम लोगों के साथ में नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह का बयान सामने आ रहा है। आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, और इन सब चीज़ों को लेकर के जो आज मार्केट है वो चर्चा में है, गर्मा गर्म चर्चाएं हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं फिर से हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, अलग चश्मे से देखती है, अजीत दादा साथ में नवाब मलिक से विरोध है। किस तरह से देखते हैं, क्या भाजपा इनके साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेगी या फिर राष्ट्रवादी अलग चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास। उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सबके साथ में हिंदू मुस्लिम नहीं है, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 200 के ऊपर सीट मिली। मुस्लिमों ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है और इसके लिए उनको इतनी मत मिली। तो मुस्लिम लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं करेंगे, ये भी गलत बात है। अब नवाब मलिक को कैसा देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के साथ है, मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे पदाधिकारी है। तो ये कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। बचा राष्ट्रवादी अजीत पवार गठ हमारे साथ राज्य सरकार में है। आज मुंबई शहर में राष्ट्रवादी पार्टी की नेतृत्व अगर अन्य कोई व्यक्ति के पास होता है तो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन नवाब मलिक के पास ये नेतृत्व देने के बाद उनके ऊपर जो आरोप है जिसके कारण वो जेल में रहे, अभी वो दोष सिद्धि हुई नहीं है, ऐसे पार्श्वभूमि मुस्लिम नहीं, गुन्हेगारी पार्श्वभूमि, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेतृत्व के साथ बैठना उठना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को मंजूर नहीं है। भविष्य में अंतिम निर्णय तो शीर्षस्थ नेता लेंगे, लेकिन आज अगर नवाब मलिक की जगह पर कोई और नेतृत्व अजीत पवार गठ का मुंबई में करेंगे, निश्चित रूप से साथ आने में कोई कठिनाई या अड़चन नहीं होगी। नवाब मलिक का नेतृत्व बीजेपी को पसंद नहीं है, क्लियर कट। एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, उनकी जो बैकग्राउंड है, जिस आरोप के कारण वो जेल में थे और जो जो चीज़ उनके ऊपर लगी है, देशद्रोह का भी गुना लगा है, इस बारे में बीजेपी का मत स्पष्ट है। चाहे वो कोई भी पार्टी में हो, चाहे वो हमारे खुद के पार्टी में हो, हम उसके साथ नहीं चलेंगे और हम उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकते जब तक उसकी दोष मुक्ति नहीं होती। तीनों पार्टियां बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी महानगर पालिका चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना निश्चित रूप से साथ में लड़ेगी। साथ में हमारे पास रिपब्लिकन पार्टी है, शिव संग्राम है, छोटे मोटे अन्य पक्ष भी है। राष्ट्रवादी का अंतिम निर्णय ये वरिष्ठ स्तर पर होगा। नेतृत्व में बदल करना है, नहीं करना है, ये अजीत पवार जी, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ये डिसाइड करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं महानगर पालिका चुनाव मुहाने पे खड़ा हुआ है और उसकी तैयारियों में लोग लग चुके हैं, आने वाले दिनों में आचार संहिता भी लग जाएगी, कैसे देखते हैं इसको? स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया 4 साल पहले होनी चाहिए थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनको डर लगा कि इस प्रक्रिया को शुरू करते तो चुनाव में हार जाएंगे। उन्होंने चुनाव को टाला। टालने के बाद ओबीसी का मुद्दा आया, कोर्ट का निर्देश आया, फिर से ओबीसी की याचिका हुई,
आज सब पड़ाव को पार करके 4-5 साल के बाद, कई कई जगह 6 साल हुए, ये चुनाव हो रहा है। ये जल्दी से जल्दी होगा, जनवरी के पहले होगा, जनवरी एंड के पहले होगा। 30 जनवरी तक सब जगह पर इलेक्टेड बॉडीज आएगी। एक लोकशाही को सुदृढ़ करने वाली प्रक्रिया है। हम इस प्रक्रिया का स्वागत करते हैं। जिस तरह से नगर पंचायत निकाय चुनाव जो हुए, निकाय चुनाव के बाद मन से कहीं न कहीं आक्रामक भूमिका ले रही है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, रोज वोटर लिस्ट, फर्जी नाम है, रा माता है, पा है, इस नामों की वोटर लिस्ट निकल रही है। फर्जी वोटिंग, फर्जी मतदान, फर्जी मतदाता आरोप है। कैसे देखते हैं? पिछले 20 दिनों से तो मतदार यादी प्रसिद्ध होने के बाद 6 नवंबर को मतदार यादी प्रसिद्ध हुई। आज लगभग 1 महीना हुआ है मतदार यादी प्रसिद्ध होने के बाद। मनसे का कोई आवाज़ मैंने सुना नहीं, आपने सुना? अभी कल भी कुछ लोगों ने आक्षेप, वो कहते हैं हमारा जो एसआर चल रहा है उसमें भूमिका। हाँ। 1 महीना पहले स्टेज पे लेके काटते कापड़, बहुत कुछ, एक एंटरटेनमेंट शो हमने देखा था टीवी पे। लेकिन अब 1 महीना हो गया है, अलग अलग जगह मतदार यदि प्रसिद्ध होकर उसके ऊपर सजेशन ऑब्जेक्शन मंगाए हैं। मनसे के तरफ से बहुत ज़्यादा सजेशन ऑब्जेक्शन आए, मनसे के तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेस हुई। कोई आवाज़ ही नहीं है पिछले 1 महीने में उनका। 1 महीने में एक आध जगह मतदार यादी में गलतियां है, मतदार यादी में सुधार की आवश्यकता है। मतदार यादी में सुधार की आवश्यकता के लिए SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोग्राम आज 5 स्टेट में चालू हुआ है। उसको यही लोग विरोध करते हैं सब जगह। महाराष्ट्र में इस चुनाव के बाद वो चालू होगा। गलतियां कैसी है? बालचंद्र शिरसाट नाम है, लेकिन नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, उम्र में मिस्टेक है, पता में रूम नंबर लिखा नहीं है। एक ही बिल्डिंग में एक नीलयोग नाम के अंडर 100 नाम है, इंडिविजुअल रूम नंबर नहीं है। ये गलतियां है, लेकिन ये बोगस मतदार नहीं है। मतदार तो असली है, मतदार का फोटो भी है। जो दोबारा मतदार मिले, आनंद पांडे, अभी आनंद पांडे कॉमन नाम है, आनंद भी है कॉमन, पांडे भी कॉमन है। आनंद पांडे के नाम के इस मुंबई शहर में 10 लोग हैं, तो वो 10 बार दोबारा व्यक्ति हो गए। तो उनको स्टार किया मतदार यादी बनाते समय महापालिका ने और निवडणूक आयोग ने उनको स्टार किया। स्टार करने के बाद सबका फोटो चेक किया, और ये चेकिंग की प्रक्रिया इंजीनियरिंग लेवल के ऑफिसर से की गई। उनको फोटो चेक करने के बाद पता चला नहीं ये पांडे जी अलग है, ये पांडे जी अलग है, तो वो दोबारा नहीं है। जहाँ पर डाउट है उनको मार्क करेंगे और उनके घर जाकर उनसे एक प्रमाण पत्र लेंगे कि आपका नाम 2 जगह है, आप कहाँ मतदान करना चाहते हो, जहाँ करना चाहते हो उसका अंडरटेकिंग दो। दूसरे जगह आपके नाम पे स्टार होगा, वहाँ पर आप मतदान नहीं कर पाओगे। दोबारा मतदार के साथ में मतदान लोकसभा में हुआ, विधानसभा में हुआ, और जहाँ जहाँ पर वर्ली में 16,000 दोबारा मतदार है, और आदित्य ठाकरे कितने वोटों से जीते? 6,000 वोटों से। तो दोबारा मतदार के कारण जीत महाविकास आघाड़ी की हुई है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी बोगस मतदान करती नहीं, करवाती नहीं। दोबारा मतदार में आप देखेंगे तो बांग्लादेशी, रोहिंगे, इनका दोबारा मतदान बड़ी मात्रा में है, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को जल्द से जल्द करने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, करेगी। दोबारा मतदान के कारण चिल्लाने वाले अब चुप बैठे हैं, इसमें सब कुछ आ गया। जिस तरह से आप देखेंगे तो मनसे का एक बड़ा आरोप है कि मृतकों का नाम अभी तक लिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको हटाए नहीं गए, उनके नाम पे मतदान हो रहे हैं। तो सरकारें अभी तक क्यों नहीं हटाई इसको? नहीं, बात सही है, गलत नहीं है। मृतकों का नाम अभी भी मतदार यादी में है। कारण मतदार यादी में कोई भी नाम हटाना है तो उसकी एक प्रोसेस है। कोई भी ऑफिसर डायरेक्टली नहीं हटा सकता, उसका पंचनामा करना पड़ता है।
4 जन की सिग्नेचर्स लेनी पड़ती है आजू बाजू वाले की, और उसके बाद वो हटाया जाता है। ये हुआ नहीं है, ये सच बात है। लेकिन अगली बात सच नहीं है, मृत व्यक्ति के नाम पर अन्य कोई मतदान नहीं कर सकता है। उसका आधार कार्ड चेक किया जाता है, उसका प्रूफ चेक किया जाता है, और ये करना है तो मेरा चैलेंज है राज ठाकरे जी, मनसे, उद्धव ठाकरे जी, उबाटा गट, आपको मैं एक मृत आदमी का नहीं 50 मृत आदमी का यादी देता हूँ जिनका नाम यादी में है। आप डुप्लीकेट मतदान करके दिखाइए। जिस तरह से कांग्रेस नारा दे रही है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो गठबंधन कहाँ? महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी है, तिगाड़ी है। समाजवादी पार्टी अलग है, आपने अब भूल गए शायद, समाजवादी पार्टी अलग हो गई है ऑलरेडी। मनसे के आने से कांग्रेस अलग हो गई है। कल उनका क्या होगा मालूम नहीं। ये सब होने के बाद भी उद्धव ठाकरे गिड़गिड़ा रहे हैं, राहुल गांधी जी को बोल रहे हैं गिड़गिड़ा कर भाई मुझे बचाओ। आदित्य ठाकरे गिड़गिड़ा रहे हैं। दिग्विजय सिंह सिंह मातोश्री पे जाकर चर्चा कर रहे हैं। क्या चल रहा है किसी को पता नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद इसका विश्लेषण होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, जिस तरह से आप देखेंगे कि आपस में खींचतान तो चली रही है इनके पार्टियों को लेकर के, और बंगाल में जिस तरह से, बंगाल बाद में जाएंगे हम, पहले आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंदू, मुस्लिम, मराठी, अमराठी भाषाओं के नाम पर अब मतदान होंगे। भाषा और धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और महायुति चुनाव नहीं लड़ेगी। हमारा एजेंडा विकास है और विकास ही रहेगा। विकास के साथ हमारा दूसरा एजेंडा सुरक्षा है। मुंबई की सुरक्षा, जिस मुंबई में बॉम्ब स्फोट हुए, जिस मुंबई में महिला असुरक्षित होती है, ऐसे असुरक्षा निर्माण करने वाले जो गुट है, बांग्लादेशी लोग हो, कोई आतंकवादी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऐसे सभी लोगों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता भारतीय जनता पार्टी शिवसेना नहीं कर सकती है। हिंदू, मुस्लिम, मराठी, अमराठी, यह एजेंडा महाविकास आघाड़ी का है, और महाविकास आघाड़ी अजान की स्पर्धा लेगी। अजान की उन्होंने लिया है पांडुरंग सकपाल विभाग प्रमुख, पांडुरंग सकपाल विभाग प्रमुख गिरगांव में अजान की उन्होंने स्पर्धा ली थी। यह सब धर्म के ऊपर, भाषा के ऊपर जाकर राजनीति करना उनका स्वभाव है, वो करेंगे। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ, अगर पिछले 100-150 साल से कोई इस महाराष्ट्र में है, मैं उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र मुंबई के आयुक्त भूषण गगरानी, गगरानी नाम अमराठी है, गगरानी नाम राजस्थान से है, गगरानी माहेश्वरी समाज के है, वो मराठी नहीं है। मैं बोलता हूँ मराठी है। उनका जन्म कोल्हापुर में हुआ है, उनका पूर्ण शिक्षण मराठी में हुआ है। यही नहीं, आईएएस की परीक्षा उन्होंने मराठी भाषा में दी है। आईएएस की परीक्षा लोग इंग्लिश में देते हैं, इन्होंने मराठी में दी है। इससे अच्छा मराठी का अभिमानी मराठी मुंबई कर कोई मिलेगा नहीं। और भूषण गगरानी को नाम देखकर या किसी पांडे को नाम देखकर अगर आप अमराठी बोलते हो, आप गलत हो। हमारा तो कहना है ये देश एक है, इस देश में कोई भी कहीं से भी कहीं पर आ जाए। आज वाराणसी में महाराष्ट्र के लोग हैं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज उत्तर में गए तो उत्तर में, हरियाणा में, हर जगह, पानीपत में आज मराठी लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। तो यह वाद ही गलत है। यह वाद स्वार्थ के लिए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने निर्माण किया हुआ वाद है। भाषा के नाम पे मारपीट कैसे देखते हैं? ये जो करते हैं उनको बताना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। हमने तो कभी की नहीं, हम इसका सख्त विरोध करते हैं, और इसका जवाब इस चुनाव में भाषा के ऊपर, धर्म के ऊपर राजनीति करने वाले पार्टी को मिलेगा। उनकी जो हालत विधानसभा में हुई, उससे बुरी हालत इस महापालिका में होगी। सर, आगे बढ़ते हैं। महानगर पालिका
चुनाव की तैयारियां एकदम चरम सीमा पे हैं। आज काफ़ी सारे इच्छुक उम्मीदवार हैं हर पार्टियों में। उनकी आशा है बीजेपी का आती नया चेहरा, नया जोश और युवाओं से भारत है। और काफ़ी सारे लोग उस कतार में खड़े हैं। पुराने लोग कहते हैं कि नहीं, हमारी स्टैंडिंग सीट है और हम इस सीट पे पहले से हैं, पार्टी में भी हैं। इसको कैसे देखते हैं और इस चैलेंज से कैसे बाहर आएंगे? इच्छुक होना कोई बुरी बात नहीं है। एक मनुष्य धर्म है इच्छा रखना, महत्वाकांक्षा इच्छा होनी चाहिए, लेकिन राक्षसी अंतिम निर्णय पार्टी जो लेगी, पार्टी ने यह तय किया है, देवेंद्र जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि युवकों को प्राधान्य दिया जाएगा। 35 साल के नीचे का युवक, कभी कभी 60 साल का भी युवक हो जाता है। इसके लिए उन्होंने बड़ा स्पष्ट खुलासा रूप- कर रहे हैं आप, बड़ा खुलासा नहीं, कर रहे हैं, पहली बार बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि युवकों को प्रधानता दी जाएगी। 35 साल के नीचे उसको युवक कहा जाएगा, कारण युवक की डेफिनेशन 45 साल भी युवक ही होता है। इसके लिए और उनको प्राधान्य दिया जाएगा। स्थानिक स्थिति देखकर युवकों को प्राधान्य देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीति है। देवेंद्र फडणवीस जी उस पर अमल कर रहे हैं और ये अमल होगा। अभी कहाँ क्या होगा, किस प्रकार से होगा, वहाँ की स्थानिक स्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सर, दूसरा, मैं आपसे आज काफ़ी सारी चर्चा, मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल थे, लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल थे। मैंने कहा कि आप प्रवक्ता भी हैं, नगर सेवक भी रहे हैं, काफ़ी सारा आपका अनुभव रहा है, तो क्यों ना आज बुला करके आपसे ही चर्चा कर ली जाए और सारे विषयों का मंत्र जो है, महामंत्र खोल दिया जाए और खुलासा किया जाए। आज जैसे उत्तर भारतीय बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ भी उत्तर भारतीय बाहुल्य क्षेत्र का प्रत्याशी, उसको इच्छा है कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ और मैं जीत के आ सकता हूँ। काम नहीं हुए हैं, गटर मीटर, लाइट, वाटर, ये बीएमसी के काम हैं, जो आज भी लोगों की समस्या है। पहाड़ गिरते हैं बारिशों में, लोग मरते हैं, तो लोगों की इच्छाएं हैं। वहाँ पे बीजेपी कैसे इन चैलेंजों से निपटेगी? गटर वाटर मीटर मतलब आपको झोपड़पट्टी में रखना है? नहीं, हमको नहीं रखना है, नहीं विकास होना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, आपने नहीं बोला। आपको झोपड़पट्टी में रखना है, आप झोपड़पट्टी में रहेंगे, फिर आपको पानी देंगे, मीटर देंगे, गटर देंगे, लेकिन हम तो बोलते हैं उनको झोपड़पट्टी में रखना ही नहीं है। आज कामराज नगर में 16,000 झोपड़ों का एकत्रित विकास, क्लस्टर डेवलपमेंट में हर किसी को ऐसा घर मिले कि जिस घर में पानी हो, जिस घर में शौचालय हो, जिस घर में लाइट हो, उसके लिए उसको दौड़ना नहीं पड़े, जिस घर में सीवरेज की व्यवस्था हो। पूर्ण मुंबई का पुनर्विकास करके मुंबई में लोगों को अच्छा घर, जो लोग 2000 के बाद के उनको भाड़े पे घर, जो उसके बाद भी आए हैं जो डिमांड करते हैं उसको घर, यह सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा। जो मांगेगा उसको घर देना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है। देवेंद्र फडणवीस जी उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसी के कारण बीडीडी चाल में 160 फुट के घर में रहने वाले को 550 फुट का घर मिलने के बाद वो घर बेचकर डोंबिवली नहीं चला जाएगा, मराठी मानुस मुंबई में रहेगा। इसका काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है, चाहे अभ्युदय नगर हो, कामाठीपुरा हो, आपका धारावी हो, बीडीडी चाल तो हो ही गया, मोतीलाल नगर हो, ये तुम्हारे लाडले संजय राउत ने सत्यानाश किया वो पतराचाल हो, मोतीलाल नगर हो, हर जगह पर मराठी मानुस को मुंबई में घर देना और झोपड़पट्टी से उसको बाहर निकाले, ये हमारी प्राथमिकता है। फिर तब तक उनको सब सुविधा देना ये हमारा कर्तव्य है। सर, जिस तरह से आप देखेंगे कि बंगाल का चुनाव भी निकट है और बंगाल के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है। वहाँ पर कहीं मस्जिद तो कहीं पे मंदिर, बाबरी मस्जिद के विषय निकाले जा रहे हैं। बाबरी मस्जिद का वहाँ पर निर्माण कराने के लिए शिलान्यास किए जा रहे हैं। हिंदू संत इकट्ठा हो रहे हैं। कैसे देखते हैं? बंगाल जल रहा है। बंगाल जल रहा है तो जलाने वाला कौन है? क्या हिंदू लोग बंगाल को जला रहे? क्या मुस्लिम लोग बंगाल को जला रहे हैं? कि विदेशी शक्तियां, बांग्लादेशी, रोहिंगे, इनका जो बढ़ी हुई संख्या है, आबादी है, वो जला रही है अपने स्वार्थ के लिए। वहाँ की सरकार
ऐसे देशद्रोही लोगों को, जो घुसपैठियों को सपोर्ट कर कर बंगाल को जला रही है, उसका विरोध जब हिंदू नेता करता है, मुस्लिम नेता करता है, क्रिश्चियन ईसाई नेता करता है, तो उसकी हालत क्या होती है हमने देखी है। और उसमें से ही हिंसा से हत्या तक बंगाल पहुंचा है। लेकिन ये चित्र पलटेगा, निश्चित रूप से पलटेगा। ममता जी कह रहे हैं कन्वेंशन सेंटर बंगाल में नहीं बनेगा। योगी जी ने कन्वेंशन सेंटर बनाने का ऐलान भी कर दिया है। रात में रोहिंग्या और बंगाल देशों के खिलाफ में मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि दिन में वो लोग छिप जाते हैं और रात में निकलते हैं, रात में चर्चाएं करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे काफ़ी सारी घटनाएं सामने आई हैं जो रात में हुई हैं। एक कंपनी में काफ़ी सारे लोग वर्कर काम कर रहे थे, तो जब उनसे डाटा मांगा गया तो डाटा देने की वजह से 150 लोगों ने नौकरी छोड़ दी। अरे मुंबई में इस मानखुर्द में हम बैठे, कितने बांग्लादेशी है, डॉक्टर किरीट सोमैया जी ने निकाले। इस मुंबई को भोंगा मुक्त करने के लिए उन्होंने अभियान चलाया, मुंबई भोंगा मुक्त हुई। मुंबई को बांग्लादेश से मुक्त करने के लिए उनका अभियान 1 साल चलने वाला है। जितने बांग्लादेशी हैं जिनके प्रमाण पत्र फर्जी है और फर्जी प्रमाण पत्र के ऊपर उन्होंने आधार कार्ड बनाया है और फैसिलिटीज़ लेते हैं, उनको निकालना ही चाहिए। मुंबई से निकालना चाहिए, बंगाल से भी निकालना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी की ये वोट बैंक है, वो नहीं चाहती। संघर्ष होगा। कन्वेंशन सेंटर बंगाल में नहीं बनेगा। ममता जी कल चिल्ला के कह रही थी एनआरसी हमने नहीं लागू होने दिया, कन्वेंशन सेंटर नहीं बनेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में और बीजेपी शासित राज्यों में सारे कुछ हो रहे हैं। होगा, बदलाव होगा। आने वाले चुनाव में कन्वेंशन सेंटर बनाने वाला मुख्यमंत्री होगा। बंगाल में भी कन्वेंशन सेंटर बनेगा। बंगाल में कन्वेंशन सेंटर बनाने वाला मुख्यमंत्री होगा। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इनको कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, मुंबई की सुरक्षा के लिए खतरा है। घुसपैठिया बंगाल से में घुसते हैं, असम से घुसते हैं, अंततः मुंबई में आते हैं। मुंबई में जो ब्लास्ट हुए, जो सुरक्षा के प्रश्न अब हमारे सामने आज तक आए, सभी जगह पर ये घुसपैठिया लोग हैं। बदनाम मुस्लिम कम होती है। मुस्लिम कौम का जो इस देश के साथ रहते, खाते पीते, व्यवहार करते, उनका कोई दोष नहीं। एक कौम को बदनाम करते समय अपने स्वार्थ को चलाते हैं। इस घुसपैठियों को चुन चुन कर इस देश से बाहर करना, यह भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था और मुंबई से ही आया था निकल करके, जिस तरह से जो बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज में घुसपैठिया, रोहिंग्या, बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं। मुंबई का भी था कि 2050 तक मुंबई में चेंजेस आ जाएंगे इनकी वजह से। इसको कैसे देखते हैं? हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे। निश्चित रूप से असलम शेख, मालाड मालवनी, लैंड जिहाद, जमीन हड़प करना, सरकारी 6 हेक्टर जमीन। आज मालवनी में मैं कल गया था, एक भी म्यूनसिपल स्कूल नहीं है। म्यूनसिपल स्कूल के लिए 6 किलोमीटर प्रवास करना पड़ता है। लेकिन जिस मालवनी में एक भी म्यूनसिपल स्कूल नहीं है, जगह नहीं है, वहाँ पर स्टूडियो है, 10-10 हज़ार फुट के स्टूडियो। आज आप 500 फुट के स्टूडियो में बैठे हैं। अगर आप घुसपैठिया होते, अगर आप रोहिंग्या होते, तो आपको 10,000 फुट का स्टूडियो बांधकर असलम शेख देते और असलम शेख उसमें पार्टनर बनते। ये कोई मुफ्त में नहीं कर रहे। अपनी वोट बैंक बढ़ाना, उसमें आर्थिक व्यवहार करना, ये दुर्व्यवहार के कारण मालवनी में अतिक्रमण हुआ है। मालवनी की डेमोग्राफी बदली है। और यह क्यों होता है कि वर्सोवा का हमारा विधायक, पार्टी कोई भी हो, विधायक बनने के बाद वो पैलेस्टाइन में क्या हुआ उसकी चिंता करता है। यहां के मुसलमानों की चिंता करो। आपको किसने रोका है? आतंकवादी, हमला करने वाले लोगों की चिंता आप करते हो, उनके लिए मोर्चा निकालते हो। दुर्दैव है, राजनीति का स्तर कांग्रेस ने इतना नीचे लाया। अब शिवसेना उनके साथ जुड़ी है और नीचे जाने के लिए, और हिंदुत्व को तो छोड़ा, लेकिन उन्होंने
आज देशद्रोही को, घुसपैठियों को पकड़ा है। इसके कारण मुंबई की जनता इस चुनाव में उसका जवाब शिवसेना को, उद्धव ठाकरे गठ को देने वाली है। महानगर पालिका किसकी, महापौर किसका? महापौर महायुति का, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अन्य साथी जो जो रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, धोखेबाजी नहीं होगी बाद में, महापौर महायुति का होगा। गठबंधन होगा? 100% गठबंधन होगा। आने वाले दिनों में लोग कह रहे थे कि नहीं हमारा महापौर, लेकिन अभी एक सुर से आवाज़ निकल रही है कि महायुति का महापौर होगा। कैसे? महायुति का महापौर होगा। 150 से ज़्यादा सीट तो महायुति की आने वाली है, तो निश्चित रूप से जिसका संख्या ज़्यादा है उसका ही महापौर होगा। अगर जैसे हाँ, बीच में संदीप देशपांडे बोल रहे थे मनसे का महापौर होगा। अरे जिसकी 5 सीट आएगी कि नहीं इसका अंदाज नहीं लग रहा है, उनका महापौर कैसा होगा? मुझसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आपने काफ़ी टाइम दिया मुझे, और मैं इसी तरह से हर हफ्ते काफ़ी सारे विषय हैं देश के जो आज नहीं आ पा रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे हैं, हम इन विषयों को लेकर के चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।